हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप जानते हैं, हम यहाँ फिजिक्स सिखाने की कोशिश करते हैं अपने प्यारे प्यारे बच्चों इन द सेंस स्टूडेंट्स को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चूंकि आज संडे है और आज आप बहुत परेशान होंगे, बहुत थके हुए होंगे, तो इसलिए आज थ्योरी का क्लास नहीं लाए हैं। आज ऑब्जेक्टिव कम न्यूमेरिकल। ऑब्जेक्टिव कम न्यूमेरिकल का मतलब क्या होता है? बहुत बच्चों के मन में क्या होता है, बहुत बच्चे के मन में होता है कि ऑब्जेक्टिव हमेशा वैसा ही होता है जिसको देख करके आंसर दे दिया जाए। पर जैसे ही वो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में और भी अदर टाइप के एग्जाम्स में जाते हैं, इवन रेलवे, एयरफोर्स, नेवी, किसी में भी, नीट, जीमेन, वो परेशान हो जाते हैं क्योंकि हर बार ऐसा नहीं होता है। तो कुछ क्वेश्चंस को क्या किया जाता है, वो छोटे न्यूमेरिकल्स होते हैं, उसको भी ऑब्जेक्टिव के रूप में दे दिया जाता है। तो हम यहाँ ऐसे क्वेश्चंस बताने वाले हैं जो कि एक वर्ड में आंसर नहीं होगा, उसको सॉल्व करना पड़ेगा। उसको आप एज ए ऑब्जेक्टिव ले सकते हैं या न्यूमेरिकल ले सकते हैं। और आज का क्लास किसके किसके लिए बेनिफिशियल होगा, ध्यान से सुनिए। आज का क्लास सारे बच्चे जो बोर्ड का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए बेनिफिशियल होगा 100%। और कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस होंगे जो नीट और जीमेन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। एक और छोटी सी बात मैं बताना चाहता हूं, कोई भी बच्चा जो नीट और जेईई मेन का प्रिपरेशन करना चाहता है, ये ध्यान से सुने, एक टिप्स भी है। और आप ऐसे वीडियो खोजते भी रहते हैं तो ध्यान से सुने क्या कि अगर आप नीट या जेईई का प्रिपरेशन करते हैं तो सबसे पहले आपको पूरे सिलेबस को बोर्ड लेवल तक तो जानना ही होगा, उसके बाद उसके आगे जानना होगा। ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि बहुत बच्चे के मन में क्या चलता है कि हम जेईई का प्रिपरेशन करेंगे तो बोर्ड नहीं जानेंगे, बोर्ड का प्रिपरेशन करेंगे तो जेईई नहीं जानेंगे। ऐसा गलत बात है। आप वही बच्चे जेईई पास कर पाते हैं या नीट पास कर पाते हैं, यानी कि इंजीनियरिंग या मेडिकल वाले एग्जाम, वही बच्चे पास कर पाते हैं जो बच्चे का कि बोर्ड लेवल पहले से क्लियर होता है। और अब प्रिपरेशन कैसे किया जाए, तो प्रिपरेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो बात जो बचपन में हम आपके एज में हमें सिखाया गया था वो यही कि बोर्ड लेवल का चीज के लिए टीचर की तरफ ना देखें, वो अपने से करने की कोशिश करें। यानी वही बच्चा नीट या जेईई निकाल सकता है जो बोर्ड लेवल के लिए टीचर का मोहताज ना हो। अगर आप बोर्ड लेवल छोटे क्वेश्चन, इजी क्वेश्चंस के लिए भी टीचर का मुंह देख रहे हैं, इसका मतलब आपकी सोचने की क्षमता कम है। और देयर इज अ डिफरेंस, एक डॉक्टर और एक रिक्शा चालक में कुछ तो अंतर होता होगा, दोनों सम्मानजनक हैं, लेकिन कुछ तो दिमाग में अंतर होता होगा। वही अंतर है कि कुछ इंसान इजी चीजों को अपने से समझ लेते हैं और कुछ इंसान इजी चीजों के लिए भी दूसरे का मुंह देखते हैं। बात समझ गए? तो ये अंतर है। तो अगर आपको प्रिपरेशन करना, बहुत बच्चे का कल भी मैसेज आया था कि हम सब नीट का प्रिपरेशन करना चाहते हैं, जेईई का प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो उनके लिए मेरा सबसे इंपॉर्टेंट टिप्स यही रहा कि आप इजी चीजों को खुद से करें, कुछ डिफिकल्ट चीजों के लिए टीचर के पास जाएं, जिससे कि आपके दिमाग की क्षमता बढ़ेगी। जब तक ब्रेन की क्षमता नहीं बढ़ेगी, और ब्रेन की क्षमता बढ़ाना इतना आसान काम नहीं है, ये वीडियो देख करके सब लोग का ब्रेन का क्षमता बढ़ जाएगा, सब डॉक्टर बन जाएगा, ऐसा जरूरी तो नहीं है। और आप जानते हैं ऐसा नहीं ही होगा, कंफर्म नहीं होगा। तो क्योंकि वो जो दिमाग लगाने वक्त, एक बहुत मेरा प्यारा स्टूडेंट है और उसका कल मैसेज आया, वो इजी बात इजीली समझ जाता है, पर जैसे ही थोड़ा सा टफ करते हैं वो जानबूझ के या पता नहीं किस रीजन से वो नहीं समझ पाता और वो कोशिश भी नहीं करता है। इसका मतलब है कि वो अपने ब्रेन को उसके लिए ट्रेंड नहीं कर रहा है। आप नहीं कंपीट कर पाएंगे उन बच्चों को जो कि बहुत आसानी से वो सब चीज समझ जाते हैं। मतलब कम से कम 50 बच्चा का मैसेज आया कि नहीं हम बहुत अच्छे से समझे, बहुत अच्छे से, पर एक बच्चा जो मेरा बहुत प्यारा है उसका मैसेज नहीं आया और उसका मैसेज निगेटिव आया। तो क्या है, आपको कोशिश करनी पड़ेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास में ऑब्जेक्टिव। और ध्यान से देखिए, आज का क्लास में इस तरह से करने की कोशिश किया कि आपका टाइम कम से कम बर्बाद हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन आपके सामने लिखा रहेगा, ठीक है, और आप ट्राई भी कर सकते हैं, नहीं तो एक बार एटलीस्ट पढ़ते हैं और उसके बाद बनाते हैं, और इन क्वेश्चंस को अच्छे से आप लिख के रख भी सकते हैं जरूरत पड़ने पर। इससे आपका कॉन्सेप्ट भी बहुत क्लियर होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फॉर अ प्रिज्म हैविंग प्रिज्म एंगल 60 डिग्री, ठीक है, क्वेश्चन कहता है कि एक प्रिज्म है जिसका प्रिज्म कोण 60 डिग्री है एंड म्यू इक्वल टू √2, मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2 है, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन इज, यानी कि न्यूनतम विचलन कोण क्या होगा। बात समझ गए? तो सॉल्यूशन, अब यहां पे कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि डेल्टा इक्वल टू a μ-1 लगाएं या नहीं लगाएं।
मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन का ये फॉर्मूला है डेल्टा इक्वल टू ए म्यू माइनस वन। ध्यान से देख लो बाबू, डेल्टा इक्वल टू ए म्यू माइनस वन। परंतु यहां ये फॉर्मूला नहीं लगेगा क्योंकि ये तब के लिए है, ये है फॉर स्मॉल एंगल। ठीक है, इसमें बहुत क्वेश्चन इजी भी होंगे, थोड़े टफ भी होंगे, तो प्लीज हम सबसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप पूरे चीज को देखेंगे तो आप फायदेमंद होंगे, अदरवाइज आपको घाटा लगेगा। फॉर स्मॉल एंगल्ड प्रिज्म, ये छोटे एंगल के लिए, ठीक है। लेकिन यहां एंगल कितना है 60। यहां जो फॉर्मूला लगेगा, यहां लगेगा म्यू साइन ए प्लस डेल्टा एम बाय 2 बटे साइन ए बाय 2। बात समझ गए, साइन ए प्लस डेल्टा एम बाय 2 बटे साइन ए बाय 2। धीरे धीरे लेवल बढ़ाते जाएंगे। अब तो हमको चाहिए क्या, डेल्टा एम। ठीक है, तो लिखेंगे म्यू इक्वल टू √2 बट साइन ए 60 डिग्री प्लस डेल्टा एम बाय 2 इक्वल टू साइन ए बाय 2। साइन ए बाय 2 यानी कि ए का मान 60 तो साइन 30, साइन 30, साइन 30 का मान 1/2। तो यहां देखिए क्या होगा, ये 1/2 इधर आ जाएगा तो आ जाएगा 1/√2 इंटू 1/2 इक्वल टू साइन डेल्टा एम प्लस 60 डिग्री बाय 2। ठीक है, अब देखिए 1/√2 हो जाएगा। 1/√2 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 45 डिग्री इक्वल टू साइन डेल्टा एम प्लस 60/2। कोई दिक्कत, यानी 45 किसके बराबर है, इसके बराबर। तो 45 इक्वल टू डेल्टा एम प्लस 60/2। अब इधर कीजिए 90 इक्वल टू डेल्टा एम प्लस 60, और अब ये हो गया तो डेल्टा एम इक्वल टू कितना 30 डिग्री। तो आंसर कितना हुआ, ए 30 डिग्री। ठीक है, तो एक क्वेश्चन क्लियर हो गया। इसमें देखिए ये फॉर्मूला लगा देते अगर, तो आंसर जानते हैं कितना होता, आंसर होता √2 - 1.4 इंटू 60, 24 डिग्री के आसपास, जो कि गलत हो जाता, जो कि क्या हो जाता, गलत हो जाता। तो देखिए इसमें 24 डिग्री भी दे देता तो आप फंस जाते, तो ये मिस्टेक नहीं करना है, ये करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन को मैं इजी में लूंगा, इजी क्वेश्चंस में लूंगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को एवरेज क्वेश्चन में लिया जाएगा और टफ भी क्वेश्चन लिया जाएगा। आपको इसलिए दिखा रहे हैं कि आपको ये समझ में भी आना चाहिए कि कौन सा क्वेश्चन इजी होता है और कौन सा टफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, इफ वन फेस ऑफ अ प्रिज्म एंगल 30 डिग्री, और प्रिज्म एंगल ये आप लिख सकते हैं, लिख लीजिएगा। ठीक है, if one face of prism angle 30 degree and mu equal to √2 is silvered, the refracted ray retraces its initial path, the angle of incidence। कहता है कि यदि एक प्रिज्म, गौर से देखिए, एक प्रिज्म है, ठीक है, ऑफ प्रिज्म एंगल 30 डिग्री, ये एंगल कितना डिग्री दिया हुआ है, 30 डिग्री। ठीक है, म्यू कितना दिया हुआ है, √2, जिसका कितना दिया हुआ, उसका एक सतह कलई किया हुआ है। ये सतह क्या किया हुआ है, कलई। बताए होंगे, ठीक है, बताए होंगे सिल्वरिंग ऑफ प्रिज्म, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए उसका एक सतह कलई किया और अपवर्तित किरण अपने पथ पर लौट जाता है, तो आपतन कोण ज्ञात करें। ठीक है, इसमें एक किरण जाता है, हो सकता है यदि एक प्रिज्म से इतना उसका एक सतह, और अपवर्तित किरण अपने पथ पर लौट जाता है, अपवर्तित किरण अपने पथ पर लौट जाता है, तो आपतन कोण ज्ञात करें। ध्यान से देखिए, इंग्लिश में एकदम करेक्ट लिखा हुआ है, हिंदी थोड़ा सा लैंग्वेज वीक भी हो सकता है, प्लीज। अब देखिए कहता है कि रे जो जाता है, वो रे क्या होता है, अपने पथ पर वापस लौट आता है। अपने पथ पर क्या होता है, वापस लौट आता है। प्लीज देखिए कितना इंटरेस्टिंग, अपने पथ पर क्या होता है, वापस लौट जाता है वापस लौटने के लिए शर्त क्या है, ये कितना होना चाहिए, 90, ये 90 होना चाहिए, ये 30, यानी ये कितना होना चाहिए, 60, ये कितना होना चाहिए, 60। अब चलिए यहां पे हम क्या कर दें, नॉर्मल। ध्यान से देखना मेरे दोस्तों, ध्यान से देखना, यहां क्या है, नॉर्मल। तो ये पूरा है 90, ये है मेरा क्या, आई, ये हमको निकालना है। देखिए कितना आसानी से क्वेश्चन बन गया।
ये हमको क्या करना है, आई हमको निकालना है, ठीक है। ये 60 है तो इतना दूर क्या होगा 30। हो सकता है आपको देखने में 30 बड़ा और 60, पर इससे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो ये आई, ये 30 और ये √2, तो हमको आई का मान निकालना है। यहां पे सिर्फ और सिर्फ क्या लगा देना है, स्नेल्स लॉ। यहां पे सिर्फ और सिर्फ क्या लगा देना है, स्नेल्स लॉ। तो स्नेल्स लॉ क्या करता है, 1 sin i इक्वल टू √2 sin 30, ठीक है। तो देखिए sin i इक्वल टू √2 इंटू 1/2, यानी कि sin i इक्वल टू 1/√2। तो i का मान कितना डिग्री हो गया, 45 डिग्री। तो i का मान कितना डिग्री हो गया, 45 डिग्री। गौर से देख लीजिए, क्वेश्चन कहता है कि रे जाता है और वहां से वापस लौट आता है। तो वापस लौट, बस यही एक कॉन्सेप्ट है कि वापस लौटने के लिए ये 90 होना चाहिए। तो जैसे ये 90 पता चला, ये 30, तो ये 60 पता चला, ये 60 पता चला, तो ये हमको क्या पता चल गया, आर पता चल गया, म्यू पता है, तो आई नहीं पता चलेगा सिर्फ। तो देखिए ये क्वेश्चन प्रिज्म का है, लेकिन फॉर्मूला किसका लगा, स्नेल्स लॉ। दिस इज कॉल्ड कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन। ये कंपटीशन का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, ये भी पूछा हुआ है, ठीक। लेकिन ये इजी है, ये डायरेक्ट फॉर्मूला पे है। ये लग रहा है प्रिज्म का क्वेश्चन है, पर बना किस पे है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे। तो इसी तरह के हम क्वेश्चंस आपको अभी बताते जाएंगे। तो चलिए इसको जल्दी से लिख लीजिए। या आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में लिख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। तो चलिए बच्चों, ये है हमारा तीसरा और चौथा प्रॉब्लम, यानी कि तीसरा और चौथा ऑब्जेक्टिव। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आई होप आप पिछला समझ चुके हैं, ठीक है। ये दोनों देखते हैं, और ये दोनों में क्या खासियत है। पिछला में एक क्वेश्चन था फॉर्मूला बेस्ड, उसमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा वहां दिमाग लगाना था। एक भी क्वेश्चन एकदम इजी नहीं होगा, हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिलेगा। उसमें था कि कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में था सिल्वरिंग ऑफ प्रिज्म पर, जो कि अच्छा क्वेश्चन माना जाता है, वो पूछा जा चुका है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। अच्छा, अब इस दोनों की खासियत क्या है। ये दोनों क्वेश्चन इजी हैं, ये दोनों क्वेश्चंस इजी हैं, बट डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड नहीं है। अब चलिए सोचते हैं, क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं। कहता है कि प्रिज्म एंगल ऑफ अ प्रिज्म इज 60 डिग्री, यानी कि ए का मान कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री। इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं। म्यू इक्वल टू कितना डिग्री, कितना मतलब डिग्री नहीं, कितना है, √2। फाइंड द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन, यानी कि मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन होने के लिए कितना आपतन कोण होगा, कितना आपतन कोण हो। यानी कि एक प्रिज्म है, एक प्रिज्म है, एक प्रिज्म है, ठीक है, जिसका कि एंगल यहां दिया हुआ है कितना डिग्री, 60 डिग्री। कहता है कि रे आता है, ठीक, ऐसे जाता है, ठीक है। तो ये हुआ इसका क्या, आई। कहता है आई का मान निकालिए। दिया क्या हुआ है, ये दिया हुआ है 60 और ये दिया है √2। अब से आई का मान निकालने दे रहा है। तो अब अगर हम सोचने की कोशिश करें तो हमको समझ में ही नहीं आएगा, हमको समझ में ही नहीं आएगा कि अरे आई का कोई तो फॉर्मूला हमको पता नहीं है, आई का कोई तो फॉर्मूला हमको पता नहीं। बात समझ रहे, नहीं पता चल सका, नहीं पता चल सका। अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, बहुत बुरी स्थिति में पहुंच गए। अब हम लोग क्या करेंगे, अब सोचिए। अब यहां पे थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। इजी क्वेश्चंस है, इजी क्वेश्चंस हैं, ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए। आप जानते हैं मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन में, मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन में ये कहलाता है आर और ये कहलाता है आर डैश। तो आप जानते हैं आर प्लस आर डैश इक्वल टू होता है ए। क्या होता है, आर प्लस आर डैश इक्वल टू ए। अच्छा, कोई एक बच्चा होगा जो बोलेगा सर हम तो ये नहीं जानते हैं, हम तो ये नहीं जानते हैं। वो ऑब्वियसली प्रिज्म नहीं पढ़ा होगा, परंतु अब हम आपको बता सकते हैं कि ये हम प्रूव भी कर सकते हैं। 1 मिनट लगेगा, तो चलिए हम 1 मिनट में ये दिखा देते हैं। इससे क्या होगा, थोड़ा सा बच्चे का रिवीजन भी हो जाएगा। गौर से देखिए, कर देते हैं। इसका उपयोग आगे भी, कम से कम आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि हम टाइम बचा रहे हैं, क्वेश्चन लिखने का टाइम बचा रहे हैं,
ठीक है, क्वेश्चन मिटाने का टाइम बचा रहे हैं। तो चलिए ध्यान से सुनिए, ये है, ठीक है, ये 90 डिग्री होता है पता है बच्चों, ये ए होता है ये भी पता है बच्चों, कोई दिक्कत, ठीक है। ये हमारा आर होता है, ये हमारा आर डैश होता है, इसको हम आई कहते हैं और इसको हम आई डैश कहते हैं। ठीक, जो बच्चे प्रिज्म के बारे में जानते हैं वो इतना तो जानते ही होंगे, इतना तो जानते ही होंगे कि इंटर किया, अपवर्तित हुआ, घूमा, फिर यहां अपवर्तित हुआ, यहां नॉर्मल की तरफ, यहां नॉर्मल से दूर। चलिए आगे बढ़े। अच्छा, अब देखिए, गौर से देखिए, एकदम गौर से देखिएगा, ये है आपका कितना आई, ये है आई, ये आई है, ये कितना है आर, ठीक है। तो ये पूरा में ये आर हो गया, तो ये कितना बच गया, ये पूरा में ये बच गया कितना 90 माइनस आर, कोई दिक्कत, और ये कितना 90 माइनस आर डैश, बात समझना है, 90 माइनस आर, 90 माइनस आर डैश, एकदम 1 मिनट में क्लियर हो जाएगा। अब ये तीनों जोड़ के कितना होना चाहिए 180, तो गौर से देखिए, ए प्लस 90 माइनस आर प्लस 90 माइनस आर डैश इक्वल टू कितना डिग्री 180 डिग्री, 90 90 180 180 कैंसिल, ये दोनों इधर लीजिए, ए इक्वल टू क्या आ गया आर प्लस आर डैश, यही चीज तो अभी हम आपको बोले थे, ए इक्वल टू कितना आर प्लस आर डैश। और मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन, मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन कब होता है, ध्यान से सुनिएगा, मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन कब होता है, जब आई इक्वल टू आई डैश हो और आर इक्वल टू आर डैश। यहां क्या बोलता है मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन, यानी आर और आर डैश क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो हमको क्या फॉर्मूला यूज करना है, आर प्लस आर डैश, ठीक है। तो ए इक्वल टू क्या हो गया 2r, क्योंकि आर और आर डैश क्या होना चाहिए बराबर, तो आर का मान कितना पता चल गया a/2, यानी कितना डिग्री 30 डिग्री, यानी ये हमको पता चल गया कितना डिग्री बाबू 30 डिग्री। देखिए कितना कमाल का क्वेश्चन है। और यहां है √2, अब यहां है 1, अब फिर से कौन सा स्नेल्स लॉ, 1 sin i इक्वल टू √2 sin r, sin r का मान कितना sin 30, ठीक है। जिन भी बच्चों को मजा आए कि वाओ ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है, इस तरह से भी बन सकता है, या ऐसा भी नहीं कि बहुत टफ है, ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा डायरेक्ट फॉर्मूला पर क्वेश्चन नहीं बता रहे, बस इतना है। ए इक्वल टू ये वाला लगाए, अब इससे ये पता चल गया, इससे 30 पता चल गया, अब पुट कर दिए, तो sin i इक्वल टू √2 इंटू sin 30 को लिख सकते हो 1/2, यानी sin i इक्वल टू आया 1/√2, यानी i इक्वल टू 45 डिग्री, i इक्वल टू कितना 45 डिग्री। तो चलिए ये क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट क्या था, ध्यान से सुनिए, यही चीज कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले बच्चों को आ जाता है खुद ब खुद। देखिए डायरेक्ट फॉर्मूला में उतना मजा ही नहीं आता, इसलिए हम नहीं बताते हैं, ठीक है। इसमें क्या था, इसमें आपको थोड़ा सा सोचना था कि जो जो चीज दिया हुआ है, क्या क्या कॉन्सेप्ट सोचना पड़ा। पहले तो ए का मान निकालना पड़ा, आर प्लस आर डैश, जो कि बीच, ये सब क्या है बीच डेरिवेशन में आता है। आज आप जाके डेरिवेशन उल्टाइए, बीच कंपटीशन क्या करता है, डेरिवेशन के बीच से क्वेश्चन पूछता है। ए बराबर आर प्लस आर डैश आ गया। अच्छा, मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन का लगाए कंडीशन, आर इक्वल टू आर डैश, उससे आ गया 2r, आर का मान पता चल गया। अब आर का मान पता चल गया, लगा दिए स्नेल्स लॉ, कहानी खत्म। आते हैं इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे, ध्यान से सुनिए। ये क्वेश्चन उससे भी थोड़ा अच्छा है, ये क्वेश्चन उससे भी थोड़ा सा अच्छा, इसमें भी डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं होगा, डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं होगा। बोलेगा तो डायरेक्ट फॉर्मूला पे तो कुछ है ही नहीं, देंगे डेल्टा का मान ये निकालो, डेल्टा का मान वो निकालो, उसमें मजा नहीं। आइए इसमें, ठीक है, आई होप आप ये समझ गए हैं, ठीक है। समझ गए हैं तो बीच बीच में बताते भी रहिए, ठीक। A ray of light passes through an equilateral prism. Equilateral prism का मतलब ए का मान कितना डिग्री 60 डिग्री, एक काम खत्म। Such a way that it deviates minimum, यानी को क्या, ये न्यूनतम विचलन, मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन वाला केस है, अभी भी वेरी गुड, ठीक है। If angle of incidence is 3/4 of prism angle, then find the deviation. अरे यार, तो फिर क्या क्या दिया हुआ है, गौर से देखिए, तो गौर से देखिए, a इक्वल टू दिया हुआ है 60 डिग्री,
ए इक्वल टू कितना डिग्री दिया हुआ है 6 डिग्री, ठीक है। मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन है, यानी आई इक्वल टू क्या होगा आई डैश, आई इक्वल टू क्या होगा आई डैश, और कहता है वो कितना है 3/4 ऑफ प्रिज्म एंगल, यानी 3a/4। इतना बात तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, कोई दिक्कत। और वो करता है क्या मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन, तो फाइंड द डेविएशन, डेल्टा का मान पूछता है। डेल्टा का फॉर्मूला हमको क्या पता है, डेल्टा का फॉर्मूला पता है a म्यू माइनस 1, ए म्यू तो है नहीं, ये तो नहीं बनेगा, a म्यू माइनस 1 डेल्टा इक्वल टू क्या आप जानते हैं a माइनस म्यू माइनस 1, इसीलिए तो बता रहे हैं। सोचिए ये क्वेश्चन आ जाएगा, और तब फिजिक्स पढ़ने का सबसे बड़ा फायदा यही है कि आप डायरेक्ट फॉर्मूला के अलावा भी क्वेश्चन बना सकें। अब वो फॉर्मूला नहीं लगा, अच्छा इसमें लगेगा वो कहीं म्यू साइन डेल्टा, उसमें भी म्यू आता है, हमको तो म्यू है नहीं, तो म्यू वाले पे बनेगा ही नहीं। अब बनेगा किस पे, सोचिए बनेगा किस पे। अब देखिए याद कीजिए, आप लिखते हैं म्यू इक्वल टू साइन डेल्टा एम प्लस ए बाय 2 बटे साइन ए बाय 2, ऐसा फॉर्मूला लिखते थे। ये क्या था जानते हैं, ये आई है, ये क्या है, यही है हमारा आई। देखिए कितना आई के ही जगह पे, आप जाके डेरिवेशन में देखिए आई के ही जगह पे ये बात पुट किए थे, लेकिन बच्चा लास्ट याद रखे हुए, लास्ट से एक स्टेप पहले याद नहीं रखे हुए। यानी आई इक्वल टू होता है डेल्टा मिनिमम प्लस ए बाय 2। आई इक्वल टू क्या होता है डेल्टा मिनिमम प्लस ए बाय 2। बोलिए आई इक्वल टू क्या होगा डेल्टा मिनिमम, यही आई के ही जगह पे म्यू इक्वल टू, देखिए फॉर्मूला क्या लगा था म्यू साइन आई बराबर 1 साइन आर, इस तरह का फॉर्मूला लगा था जो भी। तो इसमें क्या था, ये आई ही तो है, म्यू बराबर साइन आई बाय साइन आर होता है ना, म्यू बराबर क्या होता है साइन आई बाय, ये आई है और ये क्या है आर। देखिए आर बराबर कितना आया, ए बराबर 2 आर आया था, आर बराबर कितना आता ए बाय 2। यही यहां पे देखिए फाइनल फॉर्मूला पे जाना ही नहीं, उससे पहले ही बन गया आई बराबर डेल्टा एम प्लस ए बाय 2। अब हमको क्या चाहिए डेल्टा एम, तो डेल्टा एम बराबर क्या होगा 2i माइनस ए। देखिए 2i माइनस ए, अब 2i के जगह पे 2 इंटू 3a/4 माइनस ए कटाइए, तो 3a/2 माइनस ए यानी कि a/2, यानी कि 30 डिग्री। इसका आंसर कितना हुआ 30 डिग्री। आई होप आप देखिए, प्लीज ट्रस्ट मी, इस तरह के जिस दिन से आप सवाल बनाने शुरू कर दीजिएगा, इसी तरह के सवाल आपसे नहीं बनता है तो आपको लगता है कि आप फिजिक्स नहीं समझे, ऑब्वियसली नहीं समझे, कैसे हम समझा मानेंगे। तो इस तरह के सवाल आपसे बनने चाहिए खुद ब खुद, कि हमको जो नहीं दिया है हमको वो डेरिवेशन दिमाग में घुमाना है, इससे थ्योरी पूरा मजबूत हो जाता है। हमारा मेन फोकस क्या है कि आपका थ्योरी पूरी तरह से पकड़ में आ जाए, हर बात हर पॉइंट आपको क्लियरली समझ में आए। तो ये भी क्या था, ये इस तरह से फॉर्मूला लिखा गया था, आप जाके डेरिवेशन में देख लीजिए, म्यू साइन आई इक्वल टू, ऐसे इधर से इधर लिखे थे अगर, तो हाँ 1 साइन आई इक्वल टू म्यू साइन आर, इस जगह पे लगाएंगे तो यही लगाएंगे ना, बात समझ गए। तो म्यू बराबर क्या हुआ था साइन आई बाय साइन आर, और साइन आई का मान हम निकाल के रखे थे, ये डेरिवेशन अगर ध्यान कीजिएगा ना तो आई का मान निकाल के रखे थे और वही हम पुट किए थे आई का मान, और आई का मान क्या था डेल्टा एम प्लस ए बाय 2। अच्छा ये भी कहां से आया था, ये भी हम आपको बता सकते हैं। आप जब गौर से देखिए, डेल्टा एम जब आप निकाले थे, यहाँ पे डेल्टा मिनिमम जब निकाले थे तो वो आया था डेल्टा मिनिमम बराबर आई प्लस आई डैश माइनस ए। जाके देखिए अपने डेरिवेशन में, अभी पलट के देखिए ये मिलेगा। तो ये सारे क्वेश्चंस किस बेसिस पे हैं, डेरिवेशन के ट्रिक पे, डेरिवेशन में कहां कहां आता है। इन क्वेश्चंस को अगर आप थोड़ा सा प्रमोट कीजिएगा तो जगह का, क्लास का, सब जगह का लेवल, देखिए दोनों क्वेश्चन में कुछ बहुत टफ नहीं था, लेकिन डायरेक्ट देखने के बाद क्वेश्चन छोड़ेगा ही बच्चा जो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन करेगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए
ठीक है, आई होप आप ले लिए होंगे। चलिए, पिछला आप लोग समझ गए होंगे, आई होप लिख भी लिए होंगे या स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो ये है हमारा अगला सवाल, अगला 2 सवाल, 5th एंड 6th। जैसा कि हम बोल रहे हैं कि कोई भी सवाल ऐसा नहीं देना है कि आप डायरेक्ट फॉर्मूला पे अप्लाई करें, आंसर बन जाए। हर सवाल में कुछ ना कुछ सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हमको हर समय लगता है कि इजी सवाल तो बच्चा को खुद बनाना चाहिए, उसमें हम क्यों आपकी मदद करें। तो ठीक है, पर इन सवालों में अगर हम थोड़ी बहुत आपकी मदद करते हैं और आप सीखते हैं, आज का क्लास आज भर सिर्फ आप मेरे हिसाब से सोच के देखिए। और सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट क्या है कि आप जो भी डेरिवेशन सीखे हैं उस डेरिवेशन के बीच से जितने भी चीज हो सकते हैं उससे अगर कोई भी घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे आप जवाब दे सके, इसका मतलब है आपका ब्रेन का कॉन्सेप्ट क्लियर है। आई होप अच्छे स्टूडेंट्स, यानी सारे अच्छे हैं, बुरा मत मानिएगा, पर अच्छे स्टूडेंट्स जो क्वेश्चन बनाते हैं, जो रेगुलर क्लास करते हैं, वह आज जरूर हमको शाबाशी दीजिएगा, ये हमको पूरा भरोसा है। और प्लीज जितने भी लोग आए हैं, ईर्ष्या द्वेष मन में ना रखें, खुशी से पढ़ें, आपको सिखाने के लिए। तो चलिए अगला क्वेश्चन कहता है इन अ थिन प्रिज्म ऑफ ग्लास का एक थिन प्रिज्म, यानी सबसे पहले आप समझ लीजिए कि यहां पर वो वाला फॉर्मूला लगेगा, डेल्टा एम बराबर ए म्यू माइनस 1। देखिए यहां जैसे थिन बोला ना, अब आप समझ लीजिए यही तो है क्वेश्चन का ट्रिक पकड़ने का। ठीक है, म्यू दे दिया है कितना 1.5, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन बिटवीन द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन यानी डेल्टा एम एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर विल बी करेक्ट। कहता है डेल्टा एम और आर के बीच कौन सा संबंध सत्य होगा, डेल्टा एम और आर के बीच कौन सा संबंध। अब हम क्या जानते हैं, देखिए सॉल्यूशन, देखिए हम जानते हैं कि डेल्टा एम इक्वल टू होता है ए म्यू माइनस 1। क्या होता है, ए म्यू माइनस 1। कोई कंफ्यूजन नहीं, इजी क्वेश्चन है। ठीक है, और लेकिन रिलेशन पूछता है किसके बीच, डेल्टा एम और आर के बीच। किसके बीच, आर के बीच। तो यानी कि ए नहीं चाहिए हमको, क्या चाहिए, आर चाहिए। ए नहीं चाहिए, क्या चाहिए, आर चाहिए। अब हम क्या करेंगे, तो सोचेंगे यही चीज कि अभी तुरंत पढ़े थे, a इक्वल टू होता है r प्लस आर डैश। ये हम अभी तुरंत पढ़े, a इक्वल टू कितना, r प्लस आर डैश, यानी कि और एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन है, यानी दोनों बराबर होगा, यानी a बराबर क्या लिख सकते हैं 2r। तो जहां a है वहां पे हम क्या लिख सकते हैं 2r। तो डेल्टा m बराबर आ गया 2r म्यू माइनस 1। यानी कि अगर हमको ये फॉर्मूला बोला है और ये फॉर्मूला पता है तो ये भी पता है, यही चीज बात। तो क्या आप कितने लोग को ये फॉर्मूला याद था, नहीं याद था, यही चीज, ये चीज कितने लोग को हमेशा याद रहता है, नहीं याद रहता है। तो लेकिन ये दोनों का यूज किया। अब देखिए, अब सवाल क्या है, म्यू का मान कितना है 1.5, तो डेल्टा एम बराबर होगा 2r 1.5 माइनस 1। ये एक प्रकार का फॉर्मूला आ गया। अब पुट कर दीजिए, 1.5 में 1 गया, 0.5 इंटू 2 यानी डेल्टा एम इक्वल टू आर। देखिए कितना इंटरेस्टिंग है, यानी ऑलमोस्ट सब क्वेश्चन में, अब जितने भी क्वेश्चंस देख लें, आर का जो मान होता है ना मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन के बराबर ही होता है जब ग्लास लेते हैं। तो सोचिए, तो आंसर क्या हो गया, आंसर सी। क्या यूज किए, ये फॉर्मूला मिला दिए, आ गया। फिर उसी तरह अगला भी क्वेश्चन सेम है, अगर आप देखिए तो हूबहू सेम है, सिर्फ यहां अपवर्तन कोण था, यहां क्या है आपतन कोण। यानी कि इस बार पूछा था डेल्टा एम और आर में रिलेशन, इस बार पूछा डेल्टा एम और आई में रिलेशन। अगर ये फॉर्मूला याद करके रख लीजिए तो बड़ा क्वेश्चन चुटकी में बना दीजिएगा, खटाक। पिछला जो क्वेश्चन बताए थे, आई निकालो, वो क्वेश्चन ये वाले फॉर्मूला पे एकदम चुटकी में बन जाएगा। लेकिन ये फॉर्मूला डिराइव कैसे होगा, तो अभी ये क्वेश्चन आपको क्या लगता है, ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड पूछेगा क्या, कभी नहीं पूछेगा। बिहार बोर्ड को मतलब ही नहीं है कि आप इतना तेज हो जाएं। अब देखिए, अब क्वेश्चन में बहुत टफ नहीं है, गौर से देखिए, शुरू करते हैं। ठीक है, डेल्टा बराबर, देखते जाइए,
आप ये तो जानते हैं डेल्टा बराबर क्या होता है, ए म्यू माइनस 1, ये सब लोग जानता है, हाँ या ना बोलो भाई, ये सब लोग जानता है। अच्छा अभी तुरंत पढ़े थे कि ए बराबर क्या, आई बराबर क्या पढ़े थे, डेल्टा एम प्लस ए बाय 2, हाँ या ना, अभी तुरंत पढ़े थे। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा एम बराबर, असली फॉर्मूला ये है, आई प्लस आई डैश माइनस ए, ये असली फॉर्मूला है। जिस तरह से ए बराबर आर प्लस आर डैश एकदम एग्जैक्ट फॉर्मूला है अंदर का डेरिवेशन का, ये भी है अंदर का डेरिवेशन का, ठीक है। अब मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन है तो आई तो सेम होगा, तो डेल्टा एम बराबर क्या हुआ, 2i माइनस ए, डेल्टा एम बराबर क्या हुआ 2i माइनस ए। हम लोगों को किसके बीच रिलेशन निकालना है बच्चों, बताओ, डेल्टा एम और आई को, किसी तरह हमको ए को गायब कर देना है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं ए बराबर 2i माइनस डेल्टा एम, बोलो भैया, इसको इधर कर दिए उसको इधर कर दिए, कोई दिक्कत, अरे बोलो भाई। तो हम यहां लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख देंगे 2i, तो अच्छा a बराबर कितना आ गया 2i माइनस डेल्टा एम, हो गया कि नहीं हो गया, a बराबर कितना आ गया 2i माइनस डेल्टा एम, पुट कर दिए यहां, तो डेल्टा एम बराबर आ गया 2i माइनस डेल्टा एम इंटू म्यू माइनस 1 हमको चाहिए किसके बीच रिलेशन, डेल्टा एम और आई के बीच। तो यहां भी एक तो डेल्टा एम आ गया, अब सारे डेल्टा एम को एक साइड कर लेंगे, देखिए म्यू का मान कितना है 1.5, तो यहां कितना हो जाएगा 1 माइनस 1.5, ये एक फॉर्मूला आ गया, ये एक फॉर्मूला, पर उतना फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, हम निकाल भी देंगे, अभी पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो म्यू का मान कितना है 1.5, ये पसंद आया या नहीं आया, देखिए एक फॉर्मूला ये लगा, एक फॉर्मूला ये लगा, एक नया फॉर्मूला आ गया, और यही सब ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है, तो लोग को लगता है कि कितना टफ चीज पूछा है, कहां टफ चीज पूछा है यार, कहां टफ चीज, तुम्हारे सोचने का तरीका गड़बड़ है इसलिए वो टफ लगता है, बात समझ गए। जब आप ये जानते हैं डेरिवेशन के वक्त ये जानते हैं। अच्छा अब होता क्या है कि डेरिवेशन हमेशा याद नहीं रहता है सर, हम क्या करें, तो क्यों इसलिए याद नहीं रहता है क्योंकि आप याद करते हैं, डेरिवेशन अगर समझ के सॉल्व करें एज अ मैथमेटिक्स तो वो कभी भूलिएगा नहीं। पर उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा सर, उसके लिए आपको घर में सत्यनारायण प्रभु का पूजा दिलवाना पड़ेगा अपने मानसिक शांति के लिए, कि भगवान हमारे दिमाग को ये थ्योरिटिकल पागल रट्टा वाला से मुक्त करके एक होशियार दिमाग दे, सत्यनारायण प्रभु की पूजा दे दीजिए। अब आपको गुस्सा आ रहा होगा क्या क्या बोल रहा है, बट अपने आप को समझा लीजिए, क्वेश्चन में कुछ नहीं है लेकिन बनेगा नहीं लोगों से। अब देखिए पुट कर दीजिए, तो डेल्टा एम बराबर 2i माइनस डेल्टा एम, और ये म्यू का मान 1.5 यानी 0.5 यानी कि 1/2, 2 इधर चले, 2 डेल्टा एम बराबर 2i माइनस डेल्टा एम, 2 डेल्टा एम बराबर 2i माइनस डेल्टा एम इधर आए, 3 डेल्टा एम बराबर 2i, तो डेल्टा एम बराबर 2/3i, कहां है, देखिए क्वेश्चन पूछा जाता है एम्स में, बच्चा बना सकता है 1 मिनट में, शर्त यही है कि घर में सत्यनारायण प्रभु की पूजा हो चुकी होनी चाहिए, क्योंकि आपके मन में अजीब सा एकदम कसमकस वाला चीज भरा हुआ है, आप रिलैक्स हैं ही नहीं कि चीजों को हम सीख रहे हैं, हम एंजॉय कर रहे हैं, ठीक है। तो आई होप ये क्लियर होगा। अगर आपको किसी को फॉर्मूला बनाना है, इसी को एक साइड कर लीजिएगा, फॉर्मूला भी बन जाएगा, डेल्टा एम बराबर 2i म्यू माइनस 1/म्यू, इस तरह का एक फॉर्मूला है। आई होप आप देख सकते हैं। ठीक, इसको अगर ऐसे सॉल्व भी कर लेंगे, अब करके देखिएगा, डेल्टा एम बराबर वही चीज है, प्रभु का पूजा दे दीजिए 2i म्यू माइनस 1/म्यू, इस तरह का एक फॉर्मूला भी आ जाता है, पर इतना फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है, आप डेरिवेशन को समझे रहिए। तो स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर से अगले अच्छे क्वेश्चन के लिए और उत्साहित होइए, मन में ईर्ष्या द्वेष घृणा रहेगा, बर्बाद हो जाइएगा, बच के चलिए।
जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप पिछला दोनों आप लोग लिख चुके होंगे, समझ चुके होंगे। तो चलिए ये आप लोगों के लिए अगला दोनों सवाल। तो इन दोनों सवाल में ध्यान से सुनिए, इन दोनों सवाल में ये वाला सवाल बहुत ही इजी लिया गया है। अब देखिए क्यों, अब ध्यान से सुनिए। अब सुनिए, कहता है द एंगुलर डिस्पर्सन ऑफ अ प्रिज्म इज इतना, ठीक है, एंड डेविएशन ऑफ येलो लाइट इज इतना, डिस्पर्सिव पावर ऑफ प्रिज्म, यानी किसी प्रिज्म का कोण ये विक्षेपण इतना है तथा पीले रंग के प्रकाश के लिए विचलन इतना है, तो विक्षेपण क्षमता ज्ञात करें, या क्या होगा। ध्यान से सुनिए, ये क्लास करने के बाद आपको सबसे बड़ा फायदा पता है क्या होगा, एक बार सब कुछ रिवीजन हो जाएगा, कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा, और अगर रिवाइज है तो कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। जिसका रिवीजन है उसका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, जिसका रिवीजन नहीं है उसका रिवीजन होगा, और नए नए क्वेश्चंस को कैसे ट्राई किया जाए इसका एक मन में कॉन्सेप्ट आएगा, एक समझ आएगा, हाउ टू अप्रोच। बात समझ में आई? तो चलिए सॉल्यूशन, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन लिया गया है। आपको पता है डिस्पर्सिव पावर हम आपको सिखाए थे। डिस्पर्सिव पावर क्या होता है कि कितना डिस्पर्स करता है पर यूनिट डेविएशन। याद कीजिए, डिस्पर्सन पर यूनिट डेविएशन। अच्छा, अगर दिक्कत हो रहा है तो मन में क्या चलना चाहिए? अगर मान लीजिए क्वेश्चन बनाने में दिक्कत हो रहा है तो मन में चलना चाहिए धो अब हम ये वीडियो नहीं देखेंगे, या ये चलना चाहिए को जाते हैं एक बार हम रिवाइज कर लेंगे। क्या चलना चाहिए? पर क्या चलता क्या है पता है? दो बात समझ गए, बार बार बोल रहे हैं, यही सब जो तो निगेटिव चीज है। आइए, ओमेगा बराबर क्या होता है? ओमेगा बराबर होता है डेल्टा V माइनस डेल्टा R बाय डेल्टा Y। यही तो था एंगुलर डिस्पर्सन पर यूनिट एंगल ऑफ डेविएशन। तो इस सवाल में तो कोई जान ही नहीं है। एंगुलर डिस्पर्सन का मान दिया हुआ है कितना? एंगुलर डिस्पर्सन ऑफ प्रिज्म 0.016 और डेविएशन का मान कितना दिया हुआ है? 0.056। बात खत्म, बात खत्म। टन 8 से 2 बार में 8, आंसर आ गया 2/7। और आपको बता दें ये जितना भी चीज दिया हुआ है ये रेडियन में दिया हुआ है, इसमें डिग्री में नहीं है। ये किस चीज में है? रेडियन में, इसीलिए ऐसा है। बात समझ गए? और ये किस चीज में आया? ये इसका कोई भी यूनिट नहीं होता, डिस्पर्सिव पावर का कोई भी यूनिट नहीं होता, तो आंसर होगा। आते हैं अब नेक्स्ट। ये सवाल इजी क्यों पूछा गया था, दिया गया था? क्योंकि ये थोड़ा अच्छा देने वाले थे। पर फिर भी देखिए, कॉन्सेप्ट क्लियर, क्वेश्चन इजी। कॉन्सेप्ट में दिक्कत, क्वेश्चन में दिक्कत। आते हैं, कहता अ बीम ऑफ लाइट कंसिस्टिंग ऑफ, ठीक है, रेड, ग्रीन और ब्लू, तीनों चीज है, जा रहा है राइट एंगल प्रिज्म पे। राइट एंगल प्रिज्म का फोटो दिया हुआ, क्वेश्चन में इनका फोटो दिया हुआ, जाता है। तो यहां तो कुछ होने वाला है ही नहीं, क्योंकि यहां लंबवत चला गया, परपेंडिकुलर। ध्यान से सुनिए, कहता है कि इस फेस से कौन सा किरण निकल पाएगा। अब सबसे पहला सवाल, बच्चा ये जानेगा तब तो कि कुछ नहीं निकल पाता है। अगर वो जानता ही नहीं कि कुछ नहीं निकल पाता तो उसको तो समझ नहीं ये क्या बात पूछ दिया। इसके लिए उसको जानना पड़ेगा कि कुछ नहीं निकल पाता है। और कौन नहीं निकल पाएगा? जो कि इस जगह पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा। जो क्या हो जाएगा? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। बोलिए, जो क्या हो जाएगा? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो देखिए, हर जगह अगर नॉर्मल खींचे तो एंगल कितना डिग्री होगा? 45, क्योंकि ये कितना है? 45। तो ये पैरेलल आ रहा है, ऐसे बढ़ाएं तो ये 45, ये भी 45, तो ये 45, तो ये भी 45। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस सबका कितना है? 45। यानी कि अब अगर क्रिटिकल एंगल 45 से कम हुआ, ध्यान से सुनिए, कब होता है? अब सोचिए, क्वेश्चन है प्रिज्म का, कॉन्सेप्ट चल रहा है पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। बच्चा तो कंफ्यूज करेगा ही, बच्चा तो प्रिज्म पढ़ा है वो भूल गया, वो पढ़ा है ये भूल गया। यही तो है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यही काम करता है, यही काम करता है। दिखा रहा है प्रिज्म, कॉन्सेप्ट पूछ रहा है पूर्णांतरिक। अब पूर्णांतरिक परावर्तन जिस समय पढ़ रहे थे उस समय बहुत इजी था। बोलिए, याद है कि नहीं याद है?
है। देखिए बोलते थे कि जिस एंगल पे ये 90 डिग्री हो जाए उसके बाद वाला सारा एंगल पे क्या होता है, पूर्णांतरी। तो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जाए अगर, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो जाए, क्रिटिकल एंगल से ज्यादा, यानी कि हर का एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना डिग्री दिया हुआ है, 45। तो हम तीनों का क्रिटिकल एंगल निकाल लेंगे और तीनों का क्रिटिकल एंगल में देखेंगे जिसका सबसे ज्यादा है, ठीक है, बात खत्म, वो वाला अंदर घुस जाएगा, बाकी सब बाहर निकल जाएगा। अच्छा अब देखिए, तो तीनों में से क्रिटिकल एंगल, अब सोचिए ये क्वेश्चन पूछेगा तो क्या तीनों का क्रिटिकल एंगल निकालेंगे? बोलिए क्या, किसका निकालेंगे? तीनों का क्रिटिकल एंगल निकालेंगे? नहीं निकालेंगे, थोड़ा बुद्धि लगाएंगे, थोड़ा दिमाग लगाएंगे कि सबसे ज्यादा क्रिटिकल एंगल किसका होगा। याद कीजिए क्रिटिकल एंगल के लिए क्या होता था फॉर्मूला, याद कीजिए, IC साइन 1 साइन IC, नहीं म्यू साइन, इधर म्यू होता था और इधर क्या होता था 1, इधर म्यू और इधर 1, तो म्यू साइन IC बराबर साइन 90, 1 साइन 90, तो IC बराबर हुआ था 1 बाय म्यू, IC बराबर क्या हुआ था 1 बाय म्यू। यानी कि ध्यान से सुनिए, जिसका कि म्यू सबसे ज्यादा होगा उसका IC कम होगा। साइन इनवर्स, अरे दोस्त साइन इनवर्स 1 बाय म्यू। गौर से देखिए, मजेदार क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है। प्रिज्म चल रहा था, कॉन्सेप्ट किसका आ गया, और ये चीज उस समय इजी लगता था, लेकिन प्रिज्म में देखिएगा 90% बच्चा नहीं लगा पाता है। सबसे बड़ा दुख कि उस समय जब इजी था तो अभी क्यों टफ हो गया भाई, क्योंकि अभी सर मेरे दिमाग से सारा निकल चुका है। तो ध्यान से देखिए, साइन इनवर्स 1 बाय म्यू, म्यू ज्यादा होगा तो IC कम होगा, म्यू ज्यादा होगा तो IC कम होगा, बात समझ गए। तो अब देखिए सबसे ज्यादा IC किसका होगा आपको लगता है, तो सबसे ज्यादा IC किसका होगा, रेड का, बात समझ गए। तो अगर रेड नहीं निकल पाया तब तो कोई नहीं निकल पाएगा, बात समझ गए। तो अगर रेड नहीं निकल पाया तो कोई नहीं निकल पाएगा, तो रेड के लिए क्या हो जाएगा, I रेड के लिए साइन इनवर्स 1 बाय 1.39, साइन इनवर्स 1 बाय 1.39, बात समझ में आई। तो 1 बाय 1.39 इक्वल टू कितना आया, साइन इनवर्स I रेड, बात समझ गए। अब देखिए ये चीज गौर से देखिए, हमारा एंगल कितना है, हमारा एंगल कितना है 45, 45 डिग्री में क्या आता है 1 बाय रूट 2, यानी 1.414, कितना आता है 1.414, ठीक। ई वाला उतार लिए हैं, ई वाला में तो कुछ है ही नहीं, इसको देखिए, ये क्वेश्चन अच्छा है, बस और बस किसका कॉन्सेप्ट है, किसका कॉन्सेप्ट है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का। ये वाला मिटा रहा है, ये वाला सिर्फ आपके लिए अभी मिटा रहे हैं, ये आई होप आप लिख लिए होंगे, नहीं तो आप लिख लीजिएगा। आइए इधर, इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लीजिए, इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लीजिए। सारा एंगल कितना डिग्री है 45, तो जिसका 45 से कम में ही हो जाएगा क्रिटिकल एंगल, तो वो तो खत्म हो जाएगा। तो ये देखिए, तो ये 45 से कम हुआ कि ज्यादा, ये 45 से कम हुआ कि ज्यादा, गौर से देखिए, तीनों के लिए लिखते हैं, साइन I इक्वल टू 1 बाय 1.39, ये रेड के लिए, साइन I ग्रीन के लिए 1 बाय 1.44, और साइन, ध्यान से देखते जाइएगा, साइन ब्लू के लिए 1 बाय 1.47। गौर से देखिए, अगर ये एंगल 45 से ज्यादा हो जाएगा क्या, तब तो निकल जाएगा, 45 से कम होगा तो नहीं निकलेगा। तो ये देखिए, अगर 1 बाय रूट 2 होता मेरे दोस्त तो कितना होता 45, IR का मान कितना होता 45, तो ये 45 से कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, अरे बोलो ना भाई, 1 बाय रूट 2 है, कम हो रहा है कि ज्यादा, यानी कि 1 बाय 1.4, यानी कि 1 बाय रूट 2 से, यानी कि ये क्या हो रहा है 45 से कम, ये क्या हो रहा है 45 से 1.414 होता तो 45 होता, ये कितना है
1.39, ये कितना है 1.39, ये चीज बढ़ गया है, ये चीज बढ़ गया, घट गया, ये चीज घट गया है, तो एंगल क्या होगा, एंगल क्या होगा, ये छोटा ये बड़ा तो एंगल भी बड़ा, यानी कि ये 45 से ज्यादा है, ये क्या है, ये आई आर का मान क्या है 45 से ज्यादा, और यहां है 4, ये हो गया 45 से कम, और ये भी हो गया 45 से कम, यानी ये दोनों चीज, गौर से ध्यान देखिए, ये दोनों चीज 45 से कम में ही टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा, और ये 45 से ज्यादा में, तो यहां 45 बन रहा है, 45 बन रहा है, तो रेड वाला निकल जाएगा, बाकी कोई नहीं निकलेगा, आंसर ए। थोड़ा बहुत जरूर कंफ्यूजन हुआ होगा, पर थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला ये क्वेश्चन है कि तीनों का क्रिटिकल एंगल निकाल लीजिए, जिसका क्रिटिकल एंगल 45 से ज्यादा हुआ वो निकल जाएगा, जिसका क्रिटिकल एंगल 45 से कम हुआ वो रह जाएगा। तो देखिए हम दिमाग लगाए हैं, कैलकुलेशन करना तो बहुत मुश्किल है, तो हम देखें कि 45 के लिए 1/√2, तो इससे ये ज्यादा है, इससे ये ज्यादा है, और ये दोनों कम है, यानी कि इसका क्रिटिकल एंगल ज्यादा है और इसका कम है, यानी जिसका ज्यादा है वो निकल जाएगा, जिसका कम है वो लौट जाएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। बीबीआई क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट, और ये आखिरी क्वेश्चन था किसका, प्रिज्म का, सिर्फ प्रिज्म का। अब शुरू होगा कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म का, तो इसको आप जरूर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन में से है, ठीक, ले लिए इसका स्क्रीनशॉट। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, 8 नंबर, इसको जरूर घर में ट्राई कीजिए, लिखिएगा, ठीक है, सिर्फ रेड निकलेगा, आंसर ए होगा, ठीक है, आईआईटी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। आई होप आप पिछले वाले क्वेश्चंस को लिख चुके होंगे या उसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। तो चलिए अगले क्वेश्चंस पे चलते हैं, और हम बार बार बोलते हैं कि ये क्वेश्चंस इसलिए हैं कि इससे आपका रिवीजन भी हो सके और कुछ नई बातें आप सीख भी सकें, ठीक है, और क्वेश्चन बनाने का कॉन्फिडेंस भी आ सके। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। कहता है इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मटेरियल फॉर रेड इज 1.4, यानी म्यू आर इक्वल टू है 1.4, फॉर वायलेट इज म्यू वायलेट इक्वल टू है 1.6। कहता है डिस्पर्सिव पावर निकालें। आप जानते हैं कि ओमेगा बराबर, हम बता देते हैं, ओमेगा बराबर होता है म्यू भी माइनस म्यू आर बाय म्यू वाई माइनस 1। ये कहां से आता है, ये भी आपको डेरिवेशन में करवाया गया है, ये एंगुलर डिस्पर्सन पर यूनिट एवरेज एंगल, ठीक है, एंगल ऑफ डेविएशन, उसमें आता था ए म्यू बी माइनस म्यू आर बटे ए म्यू माइनस 1, ये कैंसिल हो गया। अच्छा, लेकिन अब हमारे पास म्यू वाई तो नहीं है, तो इस केस में म्यू वाई इक्वल टू इन दोनों का जो होता है एवरेज, इन दोनों का क्या होता है एवरेज, वो एवरेज एंगल ऑफ डेविएशन है, इन दोनों का क्या होगा एवरेज होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो 1.6 प्लस 1.4/2, और ये आ जाएगा कितना 3/2, यानी 1.5। तो अब अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो म्यू भी के जगह पे आप डालिए 1.6 माइनस 1.4 बाय 1.5 माइनस 1, यानी कि ये आया 0.2 बाय 0.5, यानी कि 0.4। तो आंसर हुआ हमारा कौन सा 0.4, ठीक है, क्वेश्चन कंप्लीट। अब 10 नंबर बनाने से पहले 11 नंबर को देखेंगे, ध्यान से देखिए। इस क्वेश्चन में क्या था, पूछा था हमको डिस्पर्सिव पावर, इस क्वेश्चन में भी डिस्पर्सिव पावर पूछा है, ध्यान से देखिए। अब हम पढ़ते हैं, इफ फोकल लेंथ फॉर रेड कलर इज इतना 102, फॉर वायलेट कलर इज 98, देन डिस्पर्सिव पावर। यदि लाल रंग के लिए फोकस दूरी इतना और बैंगनी रंग के लिए 98, तो विक्षेपण क्षमता ज्ञात करें। अब देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता था, ओमेगा बराबर, हम आपको पढ़ा चुके हैं, एफ आर माइनस एफ भी बाय एफ वाई, क्लियर। तो यहां भी एफ आर और एफ भी दिया हुआ है, पर एफ वाई नहीं दिया हुआ है। अब यहां बच्चा गलती क्या करता है वो हम समझा देते हैं। बच्चा यहां भी इस दोनों का एवरेज निकाल लेता है, क्या निकाल लेता है एवरेज। असल में एफ वाई इक्वल टू होता है रूट अंडर एफ आर इंटू एफ भी, रूट अंडर एफ आर इंटू एफ भी, यानी कि रूट अंडर 98
√102 इंटू 98 यानी √9996। ये लगभग जरूर 100 आएगा, लगभग, लेकिन एवरेज भी 100 आएगा, लेकिन फॉर्मूला असल में ये है, तो ये गलती नहीं करना है। तो FR माइनस FB, FR कितना हुआ 102 माइनस 98, 102 माइनस 98 बाय FY कितना हो गया, ध्यान से देखिए FY कितना हो गया 100, यानी कि 4/100 यानी 0.04। इसका आंसर कितना आया 0.04। बात समझ में आई? तो चलिए अब नेक्स्ट ये वाला इसमें भी ओमेगा पूछ रहा है, पढ़िए। इफ फोकल लेंथ फॉर येलो लाइट इज 100 सेंटीमीटर, येलो लाइट के लिए फोकल लेंथ कितना सेंटीमीटर है 100 सेंटीमीटर, एंड क्रोमेटिक एब्रेशन इज 4 सेंटीमीटर, क्रोमेटिक एब्रेशन कितना है 4 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं। देन डिस्पर्सिव पावर, तो देखिए तो ओमेगा इक्वल टू क्या पढ़े थे FR माइनस FB बाय FY। गौर से देखिए यहां FY दिया हुआ लेकिन FR FB नहीं दिया हुआ, लेकिन दिया क्या हुआ है क्रोमेटिक एब्रेशन। क्रोमेटिक एब्रेशन का मतलब क्या होता था, क्रोमेटिक एब्रेशन का मतलब होता था रेड लाइट जहां तक गया और वायलेट जहां तक गया, दोनों के फोकल लेंथ का डिफरेंस कितना दिया हुआ है 4, यानी इसका मान असल में दे दिया है कितना 4, तो 4/100 यानी 0.04। इसका भी आंसर कितना होगा 0.04। तो ये तीनों क्वेश्चन लगभग एक जैसे हैं, पर इसमें देखिए म्यू बाय नहीं पता था तो एवरेज निकाले, इसमें FY नहीं पता था तो रूट अंडर ये किए, और इसमें FR FB नहीं पता था तो क्रोमेटिक एब्रेशन का यूज किए। तो एक ही जैसा तीनों क्वेश्चन है, पर तीनों में आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। तो जल्दी से इसको लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप पिछला तीनों क्वेश्चन आप लोग लिख लिए होंगे, समझ लिए होंगे या स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। प्लीज इसको जरूर नोट कीजिएगा सारे क्वेश्चंस को, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं। कुछ क्वेश्चंस इजी जरूर हैं पर कुछ ना कुछ सीखने हर क्वेश्चन में दिया गया है, ये मेरी कोशिश थी। अच्छा, ये दोनों जो लास्ट क्वेश्चंस हैं ये दोनों बहुत इजी हैं, ये कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म पर है, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। पर कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म में चूंकि फॉर्मूला थोड़ा बड़ा हो जाता है, बच्चों को याद रखना मुश्किल हो जाता है, इसलिए ये दोनों क्वेश्चन आपके सामने लाए हैं। ठीक है, दोनों क्वेश्चन ऑलमोस्ट एक जैसे हैं, सिमिलर क्वेश्चंस हैं, पर थोड़ा का अंतर है। कहता है अ फ्लिंट ग्लास प्रिज्म एंड अ क्राउन ग्लास प्रिज्म ऑफ एंगल A एंड A', एक का है एंगल A और एक का है एंगल A', और ये इस प्रकार रखा हुआ है कि देयर इज डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन, यानी कि डेविएशन नहीं होता है। डेविएशन नहीं होने का मतलब ये जितना मोड़ा ये उतना ही उठाया, याद है, यानी जितना ये एंगल घुमाया इधर उतना ही, यानी कि डेल्टा Y इक्वल टू डेल्टा डैश Y। बात समझ गए, जितना ये इधर मोड़ा उतना ही ये इधर उठाया, तभी डेविएशन खत्म होगा। तो कहता है कि A/A' इसमें से कौन सा होगा। तो ध्यान से देखिए, ये हम समझ गए। तो डेल्टा Y इक्वल टू क्या लिख सकते हैं A म्यू Y माइनस 1, और इसके लिए क्या लिख सकते हैं A' म्यू डैश Y माइनस 1। हमको चाहिए A/A', इसको इधर करिए तो इसको इधर जाएगा, तो A/A' इक्वल टू क्या आ गया म्यू डैश Y माइनस 1 बाय म्यू Y माइनस 1। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन बी सही है। इजी क्वेश्चन था। चलिए आखिरी 2 क्वेश्चन है, इसके बाद आज का क्लास समाप्त हो जाएगा। और भी बहुत कुछ सोचे थे, पर अब नेक्स्ट वीक फिर दूसरे चैप्टर के लिए, लेंस के लिए बहुत अच्छे क्वेश्चंस हम आपके सामने लाएंगे। ठीक है, चलिए। कहता है अ फ्लिंट ग्लास प्रिज्म एंड अ क्राउन ग्लास प्रिज्म ऑफ एंगल A एंड A' रेस्पेक्टिवली, सब कुछ वही है। इस बार कहता है डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन। इस बार था डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन, इस बार है डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन, यानी कि डिस्पर्सन नहीं हुआ है, विदाउट डिस्पर्सन, विक्षेपण नहीं हुआ। इसका मतलब जितना ये फैलाया उतना ही ये समेटा। ठीक है, तो विक्षेपण के लिए क्या था A म्यू भी माइनस म्यू आर, ये एक के लिए है क्या एंगल ऑफ डिस्पर्सन, और उसके लिए भी उतना ही, यानी A'
म्यू डैश भी माइनस म्यू आर डैश कहता है a बाय ए डैश, यानी फिर इसको इधर कीजिए, a बाय ए डैश इक्वल टू म्यू डैश भी माइनस म्यू आर डैश बाय म्यू भी माइनस म्यू आर। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? देखिए ऑप्शन भी सारा सेम है, ठीक है, ऑप्शन सी। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन बहुत आसान थे। आई होप आपको क्लास पसंद आया हो। क्लास पसंद आने से ज्यादा जरूरी है कि आप कुछ ना कुछ सीखे हो। सबसे अच्छा क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन था, क्योंकि क्वेश्चन था प्रिज्म में, प्रिज्म का कॉन्सेप्ट था पूर्ण आंतरिक परावर्तन का, टोटल इंटर रिफ्लेक्शन का। इस तरह के क्वेश्चंस फॉर्मूला से अलग हटा के आप सारे क्वेश्चन को कभी शांति से देखिएगा, बहुत अच्छे लगेंगे। ईर्ष्या, द्वेष, भावना ये सब हटा करके अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए। हम अगले क्लास में और उत्साह के साथ आपके साथ सामने आएंगे और एंजॉय कीजिए। चलिए बाय बाय। आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब क्लास खत्म करते हैं। बाय बाय।